नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फ़ोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम लिमिटेशन एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। लिमिटेशन एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता उदित गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फ़ोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-612-7937 और 0120-612-7938। और उदित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल जवाब के इस दौर की शुरुआत करते हैं। उदित जी, सबसे पहला और सबसे प्रारंभिक सवाल यही है कि लिमिटेशन या सीमित समय का कानूनी मतलब क्या होता है? देखिए जी, जैसे आपने अभी बताया सीमित समय लिमिटेशन, इसके जो नाम में है उसी में इसका जवाब है। यानी कब कौन सी लिमिट तक आप कानून में फाइल कर सकते हैं। आपकी कानून में जो भी राइटफुल एक्ट आपको करना है, जो भी एक्शन आपको लेना है, उस समय सीमा की कितने टाइम तक ले सकते हैं वो एक्शन जो आपको लेना है अंडर लॉ, या किस समय के बाद आप वो एक्शन नहीं ले पाएंगे, वो चीज जो स्टैट्यूट है लिमिटेशन एक्ट का वो प्रिस्क्राइब करता है। यानी आपके दर्शकों को समझाने के लिए, अगर आपको कानून में कोई एक्शन लेना है, कोई रेमेडी अवेलेबल अंडर लॉ है, उसके लिए समय सीमा क्या है वो चीज, यानी आप कितने टाइम में वो एक्शन ले सकते हैं, या दूसरी तरह से वो सीमा कब खत्म होने के बाद वो एक्शन आप नहीं ले पाएंगे, उस चीज की जानकारी लिमिटेशन एक्ट में दी गई है। तो आप जो भी आपके दर्शक है उनको समझना जरूरी है कि पहले तो आपको ये देखना है कि आपको वो एक्शन, कौन सा एक्शन है अंडर लॉ जो आपको लेना है, उसके लिए लिमिटेशन कैसे शुरू होगी और कितनी लिमिटेशन है, यानी क्या टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है अंडर लॉ जिसमें आप वो एक्शन ले सकते हैं, या क्या टाइम है जिसके बाद वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो लिमिटेशन एक्ट इन चीजों की जानकारी देती है, डिपेंडिंग कि आपको क्या लीगल एक्शन लेना है अंडर लॉ, आपकी क्या रेमेडीज अवेलेबल है अंडर लॉ, उस हिसाब से आप कितने टाइम में ले सकते हैं या कितने टाइम के बाद नहीं ले सकते, ये आपकी लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब करती है। ओके, अगला सवाल है गुप्ता साहब की सीमित समय की जो गणना है वह कैसे की जाती है? इस अधिनियम के तहत समय की गणना करने के लिए कौन कौन से दिन शामिल नहीं किए जाते, ये भी बता दीजिए। देखिए जी, इसमें एक तो लिमिटेशन एक्ट का मैंने आपको बताया, जी। बहुत सारी एक्ट्स और भी हैं जो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब करती है, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट अंडर लॉ मैं आपको बताता हूँ जो लिमिटेशन एक्ट भी प्रिस्क्राइब करती है। जैसे कि आपने कोई कॉज ऑफ एक्शन आपका अराइज हुआ किसी दिन, उसके अगले दिन से आपकी लिमिटेशन चालू होगी। यानी अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन कोई रिकवरी सूट का है, डिक्लेरेशन का है, पोजेशन या बहुत सारे दावे हैं या जो भी आप डालना चाहते हैं, उसकी अगर कॉज ऑफ एक्शन की आपको सीमित शुरू करनी है, तो जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है उसके अगले दिन से आपकी लिमिटेशन शुरू होगी। पहली तो ये चीज है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई अपील डालनी है, यानी कोई ऐसा ऑर्डर, जजमेंट या कुछ ऐसी चीज आपके अगेंस्ट पास हुआ है जिससे आप अग्रीव्ड है, जिससे आप नहीं सहमत है, तो आपको अपील फाइल करनी है। तो जिस दिन वो केस डिसाइड होता है आपके अगेंस्ट या जिससे आप खुश नहीं है, उसको छोड़ के अगले दिन से वो समय सीमा शुरू होगी। तीसरी चीज, अगर आपको कोई सर्टिफाइड कॉपी, यानी कोई अपील हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई ऑर्डर हो, जिस चीज के अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हैं, उस दिन में जितने सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए आपको जितने दिन मिलते हैं वो दिन एक्सक्लूड होते हैं। यानी पहले आपको लॉ में ये देखना है कि आपके पास समय सीमा कितनी है उस रेमेडी को अवेल करने के लिए। उसके बाद इन चीजों के, जिसके जैसे मैंने आपको बताया, सर्टिफाइड कॉपी हो गया, अपील की प्रोनाउंसमेंट हो गई, कॉज ऑफ एक्शन हो गया, इन चीजों को देखने के बाद आपकी समय सीमा देती है। अब आपको ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि समय सीमा के अंदर ही आपको ये सब चीजें फाइल करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक 30 दिन का टाइम है और 15 दिन आपको सर्टिफाइड कॉपी में लग गए लेने में उस चीज की जिसकी आपको अपील करनी है,
तो यानी आपको 15 दिन उसमें और मिल जाते हैं। तो सर्टिफाइड कॉपी की एडिशन हो गया, अपील के जिस दिन प्रोनाउंस होती है अगले दिन से हो गया, कॉज ऑफ एक्शन हो गया अगले दिन से। ये एक जनरल आपके दर्शकों को समझाने के लिए मैंने बताया है कि लिमिटेशन में क्या क्या चीजें नहीं एक्सक्लूड होती। ठीक है। अगला सवाल है कि न्यायालय बंद होने पर समय सीमा का क्या होता है? जब न्यायालय बंद होता है और समय सीमा समाप्त हो जाती है तो आगे की कार्रवाई कब से शुरू की जा सकती है? देखिए जी, बहुत बारी ऐसा भी होता है, जैसे आपने अभी मुझसे पूछा कि लिमिटेशन का क्या होगा अगर जिस दिन लिमिटेशन एक्सपायर कर रही है उस दिन हमारे कोर्ट बंद है, यानी हो सकता है कुछ टाइम के लिए कोर्ट बंद हो या कुछ ऐसा हो। तो उसमें क्या है, प्राविधान जो कानून में दिया गया है वो ये है कि जिस दिन कोर्ट खुलेगा उस दिन आपकी आखिरी दिन होगी लिमिटेशन की। ऐसा नहीं है अगर कोर्ट 30 दिन बंद है और आपका छुट्टियों में पहला दिन या किसी वजह से पहला दिन हो गया तो आपको 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन कोर्ट बंद है और आपकी लिमिटेशन खत्म हो रही है, तो जिस दिन कोर्ट वापस खुलेगा उस दिन आखिरी दिन होगा आपकी लिमिटेशन का। आपको वो डेज ऐड नहीं होंगे जो डेज बचे हैं। जिस दिन कोर्ट खुलेगी वापस, जिस वजह से भी बंद है, उसमें जिस दिन खुलेगी उस दिन आखिरी दिन होता है आपके पास उसको फाइल करने का। लेकिन आपके दर्शकों को फिर से ये समझना जरूरी है कि आपको क्या चीज फाइल करनी है या क्या रेमेडी लेनी है, पहले उसका पीरियड देखना जरूरी है। उसके बाद क्या एक्सक्लूडेड है वो देखना जरूरी है। और उसके बाद जो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अगर टाइम फॉर एग्जांपल छुट्टियों में खत्म होता है, तो जिस दिन फॉर एग्जांपल जिस दिन कोर्ट बंद है, छुट्टियां हो गई, कोर्ट बंद है जिस वजह से भी, तो जिस दिन कोर्ट रीओपन होता है उस दिन, जिस दिन रीओपन होगा उस दिन आखिरी दिन होता है फाइल करने का। ठीक है। अपील और आवेदन के लिए समय सीमा क्या है? अपील और आवेदन के लिए समय सीमा की गणना कैसे होती है? देखिए कौन-कौन से दिन शामिल नहीं होते? देखिए जी, हाँ जी, मैं आपको पहले बताता हूँ इसमें आपकी लिमिटेशन काउंट कैसी होगी। जैसे मैंने अभी आपके दर्शकों को बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपील है, कुछ चीज आप डालना चाहते हैं, तो जिस चीज से आप अग्रीव्ड है, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर है, जजमेंट या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे आप अग्रीव्ड है, तो उसको डालने के लिए जिस दिन वो प्रोनाउंस होती है, जिस दिन वो बताया जाता है उस दिन का दिन, और जो सर्टिफाइड कॉपी यानी उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो कोर्ट के थप्पे से लग के सर्टिफाई होकर आती है, वो टाइम जो मिलता है उसको एक्सक्लूड करा जाता है लिमिटेशन के अंदर काउंट करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है देखना कि वो अपील कब प्रोनाउंस हुई, उसमें कितनी आपकी सर्टिफाइड कॉपी को टाइम लगा। जैसे जैसे सर्टिफाइड कॉपी का टाइम होता है वो एक्सक्लूड करना पड़ता है। जैसे अपील जिस दिन हुई प्रोनाउंस वो दिन एक्सक्लूड करना पड़ता है, उसके हिसाब से लिमिटेशन काउंट होती है। ठीक है। अगला सवाल गुप्ता साहब है कि विधिक अक्षमता क्या है और इसकी समय सीमा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जी, हमारे कानून में लिमिटेशन एक्ट में एक क्लॉज है लीगल डिसेबिलिटी का। ठीक है, लीगल डिसेबिलिटी हो सकता है कि आपको कानून में कोई एक्ट करना है, यानी आपको रेमेडी अवेल करनी है कानून के तहत, लीगल प्रोविजंस के तहत, और वो आप किसी वजह से लीगली डिसेबल हैं, जैसे कि आप मान लीजिए माइनर है, आप नहीं ले सकते, तो कानून ये कहता है कि जिस दिन आपकी वो लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी, यानी वो लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी, उस दिन से वो लिमिटेशन काउंट होगी। तो लीगल डिसेबिलिटी का जो क्लॉज है वो बड़ा क्लियर है। एक ये जो डिसेबिलिटी है ये सीज मतलब ये खत्म होनी चाहिए, खत्म होने के बाद आपकी लिमिटेशन शुरू होगी। एक चीज आपके दर्शकों को जानना और भी जरूरी है कि एक बारी जो लिमिटेशन शुरू हो जाती है वो रुकती नहीं है। यानी अगर एक लीगल डिसेबिलिटी है और वो खत्म हो गई, तो ये नहीं हो सकता कि वो डिसेबिलिटी के चक्कर में फिर से अज्यूमिंग कुछ भी हो, माइनर वाला नहीं, फिर भी तो वो रुक जाए, वो ऐसे रुकती नहीं है। वो जो लिमिटेशन चालू हो गई वो लिमिटेशन पूरी चलेगी, वो रुकती नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति विधिक अक्षमता के कारण समय सीमा के भीतर अपील या आवेदन नहीं कर सकता है तो फिर क्या किया जा सकता है? नहीं, जैसे मैंने अभी आपके दर्शकों को बताया, जैसे कोई लीगली डिसेबल है, नहीं कर सकता, तो जब लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी, अच्छा, जब मतलब खत्म होगी, तो उसके बाद आपके जो टाइम पीरियड कानून में दिया गया है वो शुरू होगा। लेकिन एक बारी जो टाइम शुरू हो जाता है वो कानून में रुक नहीं सकता। तो लीगल डिसेबिलिटी सीज होना जरूरी है एक लिमिटेशन को स्टार्ट होने के। उदित जी, अगला सवाल यह है कि एक से अधिक वादी या आवेदक होने पर समय सीमा का क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर एक से अधिक वादी या आवेदक है और उसमें भी एक विधिक अक्षमता के अधीन है तो समय सीमा का क्या होता है? देखिए जी,
जैसे मैंने अभी आपके दर्शकों को ब्रेक से जाने से पहले समझाया कि लीगल डिसेबिलिटी का क्या इफेक्ट है। जो एक बंदा अगर यहाँ पर कोई लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं केस डालने के लिए या जैसे भी है, तो उसमें प्रोविजन ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर जो लीगली डिसेबल नहीं है, अगर वो डिस्चार्ज दे सकता है, तो लिमिटेशन तीनों के अगेंस्ट होगी। लीगल डिस्चार्ज देना भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर वो लीगल डिस्चार्ज दे पाएगा तो लिमिटेशन शुरू होगी, अगर वो लीगल डिस्चार्ज नहीं दे सकता तो नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा दे आपके दर्शकों को, जैसे कोई कॉम्पनसेशन का क्लेम डाला, 2 माइनर बच्चे हैं, मदर है, सब ये डालते हैं, तो क्योंकि माइनर्स को डिस्चार्ज नहीं दे सकते तो माइनर का मेजर होना जरूरी है। तो उस केस में लिमिटेशन का जो है वो मेजर होने के बाद शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो जो लीगली एबल है वो डिस्चार्ज दे सकते हैं, उनको जो लीगली डिसेबल है, तो लिमिटेशन शुरू हो जाती। अगर नहीं दे सकते तो जब तक वो सीज नहीं होंगे, जब तक वो शुरू नहीं होती। सो ये कानून में प्राविधान है। ठीक है। इसमें डिस्चार्ज कैसे है, क्या है, हर फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। एक जनरल जानकारी आपके दर्शकों को समझाने के लिए। ठीक है। अगला सवाल है सर कि समय सीमा की गणना में प्रतिवादी की अनुपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर प्रतिवादी राज्य से बाहर है तो फिर क्या असर होगा? देखिए जी, मैं इसका जवाब 2 भाग में दूंगा आपके दर्शकों को। पहला भाग ये आपके दर्शकों को समझने के लिए कि हमारे कानून में लिमिटेशन दी गई है कुछ भी फाइल करने के लिए, जिसकी डिले को हम नहीं कंडोन करा सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कानून में ही कि जिसको हम अगर समय सीमा के बाद भी फाइल करें, कोई अपील हो गई, कोई एप्लीकेशन हो गई, जिसको हम फाइल करें कानून के समय सीमा के बाद, तो उसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले प्रोवाइडेड है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलता, डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर तब है जब आपको कोई ऐसा जिस वजह से भी आप कुछ भी फाइल नहीं कर पाए टाइम में, जैसे मैंने बताया अपील और एप्लीकेशन, तो अगर आप नहीं फाइल कर पाए तो किस वजह से नहीं फाइल कर पाए, क्यों नहीं फाइल कर पाए और उसकी रीजंस क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए वो आपको डालना पड़ता है। कोर्ट उसको ऑन मेरिट सुनती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि हाँ डिले था, ठीक था, तो कंडोन कर सकती है। अब इसी सवाल का जो आपका सवाल था उसका जवाब भी यही है कि अगर किसी वजह से कोई चीज, जैसे कोई अपील हो, कोई एप्लीकेशन हो, देखिए कुछ चीजों का कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं है कानून में, लेकिन जिसका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है उसके लिए मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का जिसका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है और किसी वजह से वो फाइल नहीं कर पाए, जैसे आपने कहा कोई राज्य से बाहर है या कोई ऐसी वजह से, बीमार भी हो सकता है, कुछ भी, तो उसमें एक प्राविधान है कानून में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का। अगर सफिशिएंट कॉज दिखाया जाए, वो सफिशिएंट कॉज आपके जैसे कानून उसमें एप्लीकेशन के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको सपोर्टिंग रखना पड़ेगा ये बताने के लिए किस वजह से नहीं आप वो समय सीमा में कर पाए। ये कोर्ट के ऊपर है कि वो, ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको अप्रिशिएट करके क्या करे। बट एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता, डिस्क्रिशन होता है, रीजंस देने पड़ते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और वो चीज आपको बैकअप करनी पड़ती है आपकी सबमिशन की। अच्छा, और सर न्यायालय की अक्षमता के कारण समय सीमा का क्या होता है फिर? अगर न्यायालय किसी मामले को सुनने में अक्षम है तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपको मैंने बताया अभी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल छुट्टियां हैं, कोर्ट बंद है, तो जिस दिन कोर्ट वापस खुलते हैं, जैसे कोर्ट वापस, उस दिन से वो लास्ट डे होता है, तो वो सब चीजें क्या है, कैसे है, किस वजह से, हर चीज का एक फैक्ट है। बट एक जनरल जानकारी आपके दर्शकों को दी है कि कोर्ट बंद हो, छुट्टी हो या कुछ हो तो उसमें लिमिटेशन में क्या होता है। ये सब एक जनरल जानकारी है, क्या करना है आपको, उसमें कितनी लिमिटेशन है, क्या चीज से शुरू होती है, कब खत्म होती है, किससे एक्सटेंड भी होती है। कुछ लिमिटेशन किसी एक्ट से एक्सटेंड भी हो सकती है। तो हर चीज लिमिटेशन की फैक्ट्स पे डिपेंड करती है कि फैक्ट्स क्या है। लिमिटेशन एक्ट एक जनरल जो एक एक्ट है वो ये बताती है कि कौन सा एक्ट आपको कानून में कितने समय लेना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है सर कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विस्थापित संपत्ति के मामलों में समय सीमा क्या है? देखिए जी, इसमें जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो मैंने आपके जैसे दर्शकों को समझाया कि हर चीज के लिए एक टाइम लिमिट दिया गया है। हर फैक्ट केस के अलग है। जब फैक्ट्स समझेंगे, जब चीजें समझेंगे, तब जाके हमें पता चलता है कि कौन सी चीज के लिए हमें क्या फाइल करना है।
जैसे पैसे रिकवरी करना है आपको, डिक्लेरेशन का सूट डालना है, पार्टीशन का सूट डालना है, पोजेशन का सूट डालना है, या बहुत सारे ऐसे दावे हैं जो आपको डालने हैं, रिकवरी है, चेक बाउंस है, ये सब। तो उन सब के लिए डिपेंडिंग की फैक्ट्स क्या है, डिपेंडिंग कि हमारे पेपर वर्क में फैक्ट्स क्या है, आपस में डीलिंग्स क्या है, किस चीज का रिलीफ चाहते हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है। तो वो चीज देखने के बाद आपको पता चल सकता है कि एक चीज में लिमिटेशन कितनी दी गई है। ठीक है। तो सर अगला इम्पोर्टेंट सवाल है कि विदेशी अनुबंधों पर समय सीमा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जी, फैक्ट ये है कि अगेन वही चीज का जवाब यही है कि आपकी क्या चीज है, उसमें क्या लिखा गया है, किस चीज पे फैक्ट्स है, क्या क्या आपका केस है, किस चीज पे आपका बनता है, और क्या चीज आपको डालना है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि लिमिटेशन कितनी अप्लाई करेगी। तो जो एक एक फॉर एग्जांपल कुछ भी एक्ट आपको लेना है, तो वो चीज की क्या रेमेडी है और उसमें फैक्ट के हिसाब से कितना लिमिटेशन है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक तो है। वो फैक्ट एग्जामिन करने के बाद पता चलता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को यह जानकारी देने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।